शंभो शंभो महादेवाय। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय। भूलो जावे रे मन तू भूलो जावे रे थारा सतगुरु रे समझावे रस्ते आवे क्या नहीं रे थारा दिल गुरु रे समझावे रस्ते आवे क्या नहीं रे मन तू भूलो जावे रे मन तू भूलो जावे रे थारा सतगुरु रे समझावे रस्ते आवे क्या नहीं रे थारा दिल गुरु रे समझावे रस्ते आवे क्या नहीं रे। भरी सभा में बक बक बोले जीव थकावे रे भरी सभा में बक बक बोले जीव थकावे रे संतरी संगत मां झूठा बोले गुरु नल धोवे रे मन तू भूलो जावे रे मन तू भूलो जावे रे थारा सदगुरु रे समझावे रस्ते आवे क्या नहीं रे। खोटी करनी पाप कमायो बोझ उठायो रे खोटी करनी पाप कमायो बोझ उठायो रे पांद गांठड़ी सिर पर धरियो नरक सतायो
शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा शंकर संकट हरना। तेरे कैलाशों के अंत न पाया, तेरे कैलाशों के अंत न पाया, अंत अनंत तेरी माया। ओ बोले बाबा अंत अनंत तेरी माया। शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। बेल की पतियाँ भस्म आर्द थोरा, बेल की पतियाँ भस्म आर्द थोरा। शिव जी के मन को लुभाए, ओ बोले बाबा शिव जी के मन को लुभाए। शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा शंकर संकट हरना। नमस्कारम, नमस्कारम to everyone. नमस्कारम, सभी को नमस्कारम। Wherever you are, नमस्कारम to all of you. आप चाहे जहाँ कहीं भी हों, आप सभी को नमस्कारम। तो इतने सारे लोगों को यहाँ देखना बहुत अच्छा है। Wow. तो देश में होने वाला नुकसान यहाँ भी और इस देश के कई राज्यों में और बाकी सारी जगहों में भी अब ढील दी जा रही है। ढील इसलिए नहीं दी जा रही है क्योंकि ऐसा नहीं है कि 4 या 5 महीने पहले हमारी जैसी परिस्थिति थी, उससे आज हमारी परिस्थिति बेहतर है। सच तो ये है कि हमारी हालत पहले से कहीं खराब है, लेकिन एक समाज, एक देश और दुनिया हमेशा के लिए लॉकडाउन के साथ जारी नहीं रह सकता। तो ये ढील दी जा रही है आर्थिक कारणों से, सामाजिक कारणों से। जैसे जैसे देशों में और राज्यों में
ढील बढ़ती जाती है, उसके साथ साथ आपके घर के अंदर, आपके परिवार के अंदर और भी ज़्यादा कड़ाई होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। इस समय सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ये है कि आप जिंदा रहें। इस बात का ख्याल रखें कि आपके आसपास हर कोई जिंदा रहे। ये सबसे मूलभूत चीज़ है। अलग अलग पीढ़ियाँ अलग अलग तरह की चुनौतियों का सामना करती हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो ये एक बहुत ही आसान सी चुनौती है। ये एक आसान सा युद्ध है। लोगों ने जिस तरह के युद्ध देखे हैं, विश्व युद्ध देखे हैं, उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। पुरानी पीढ़ियों ने जिस तरह की भयंकर परिस्थितियों का सामना किया है, ये उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। ये एक हल्की सी चुनौती है। ये एक धीमी बॉल है। ये महत्वपूर्ण है कि हम इसे सही तरीके से बल्ला घुमा के इसे मारें। जैसे कि आप जानते हैं, अमेरिका में लगातार ये आगे बढ़ रहा है। करीब 2 लाख मौतें हो चुकी हैं। लोग सोच रहे हैं कि 4 महीने में 2 लाख मौतें कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है। ऐसा इसलिए है कि उन 2 लाख लोगों में आपकी गिनती नहीं हुई, इसलिए आपको लगता है कि ये संख्या बड़ी नहीं है। शायद सौभाग्य से आपका कोई प्रिय व्यक्ति भी इस गिनती में नहीं आया, इसलिए आपको लग रहा है कि ये संख्या बड़ी नहीं है। कोई भी मौत, कोई भी गैर ज़रूरी मौत बहुत ज़्यादा होती है। लोगों को मरना तो है ही, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो मूर्खतापूर्ण तरीके से मरें। हम सभी को मरना है, लेकिन हमें बेवकूफ़ी या मूर्खतापूर्ण तरीके से नहीं मरना चाहिए। जब मैं कहता हूँ मूर्खतापूर्ण तरीके से, ये कोई बुवानिक प्लेग नहीं है जो हर जगह फैल रहा है और हर किसी को मार रहा है। ये ऐसा नहीं है। अगर आप जिम्मेदारी से बर्ताव करेंगे तो आप बच जाएंगे। मैं आपको लंबे समय से कहता आ रहा हूँ कि आपको जिम्मेदार बनना होगा। अब वायरस आपको बता रहा है कि अगर आप जिम्मेदारी से पेश आते हैं तो आप बच जाएंगे। अगर आप गैर जिम्मेदारी से पेश आते हैं तो आपकी जान चली जाएगी। हेलो, ये इनर इंजीनियरिंग ही है। हाँ, मैं बस यही कह रहा हूँ। तो इस तरह के समय में ये महत्वपूर्ण है कि हमारी सारी समझ हमारे पक्ष में काम करे, हमारे खिलाफ नहीं। विवशता भरी आदतें, इसकी कीमत हमें जीवन से चुकानी पड़ सकती है। अगर आपका जीवन नहीं तो किसी और का जीवन। कृपया इस बात का ख्याल रखें कि किसी की भी मौत आपकी वजह से ना हो, और आपकी मौत भी ना हो आपकी वजह से। हेलो, कृपया ये पक्का कीजिए। तो अमेरिका में 70 लाख से ज़्यादा केसेस हैं। हर दिन 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो रही है। भारत बहुत तेज़ी से इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। करीब 50 लाख केसेस हैं। हर दिन 1 लाख, लगभग 1 लाख नए केसेस आ रहे हैं। हो सकता है कि देश में ऐसे हज़ारों केस और हों जिसको डिटेक्ट ना किया गया हो। सौभाग्य से भारत में मृत्यु दर किसी भी दूसरे देश के मुकाबले कहीं कम है। हम सही तरीके का खाना खाते रहे हैं। वो अभी अपना किरदार निभा रहा है। विशेषकर साउथ इंडिया में मृत्यु दर दुनिया में किसी भी दूसरे स्थान के मुकाबले कहीं कम है। ये बात मैंने 5-6 महीने पहले कही थी। दक्षिण भारत के लोगों के खान पान की आदतों को देखकर मैंने ये कहा था कि वो किसी भी दूसरे व्यक्ति की तुलना में शायद बेहतर जिंदा रह पाएं। कई दूसरे देश, ब्राज़ील, रूस, ये सब एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि ये कहाँ हो रहा है। बात केवल इतनी है कि ये एक परीक्षा है कि हम किस चीज़ से बने हैं, हम कैसा बर्ताव करेंगे, हम इसे खुद के लिए और हर किसी के लिए कितना सुरक्षित बना पाएंगे। तो अगले कुछ दिनों में महालय अमावस्या आने वाली है। ये साल का ऐसा समय है जब
सितंबर के महीने में आने वाले विषुव के आसपास ये साल का वो हिस्सा है जब उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी बहुत ज़्यादा स्त्री गुण वाली होती है। धरती का जो स्त्री गुण होता है वो ज़्यादा उभर कर सामने आता है। पूरे उत्तरी गोलार्ध में ये ऐसा समय है जब धरती पर पानी एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा है। बेशक कैलिफोर्निया को छोड़कर पानी एक ऐसा तत्व है जिसका प्रभाव ज़्यादा है और स्वाभाविक रूप से ये स्त्रीत्व का प्रतिनिधित्व करता है। तो साल के इस समय में ईश्वर का स्त्री स्वरूप सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है और लोगों के लिए उपलब्ध होता है। तो एक 10 दिन का उत्सव शुरू होता है जो पूर्णिमा से शुरू होता है, जो इस महीने की 16 या 17 तारीख को आएगा। और जैसा कि आप जानते हैं 23 तारीख को विषुव है, इक्विनॉक्स है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने जीवन में विषुव के दिन को लेकर हमेशा कृतज्ञ रहूँगा। उस दिन मुझे पता नहीं था कि आज विषुव है। मुझे काफ़ी बाद में ये पता चला, काफ़ी सालों के बाद मुझे पता चला कि वो विषुव का दिन था, यानी कि उस दिन और रात बराबर अंतराल के थे। तो स्त्रीत्व के ज़्यादा प्रभावशाली होने के कारण महालय अमावस्या को एक ऐसे समय के रूप में भी देखा जाता है जब हम अपने पूर्वजों के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। पूर्वजों का क्या महत्व है? वो मर चुके हैं, हमें उनकी चिंता क्यों करनी चाहिए? समस्या ये है कि आप अभी जो हैं आज की दुनिया में, आप लगातार गूगल से चिपके रहते हैं। शायद आपको लगता है कि आपको गूगल वाली महिला ने ही जन्म दिया था। जिन लोगों को हम आपका पूर्वज कहते हैं, हो सकता है कि वो यहाँ घूम ना रहे हों, पेड़ों पर लटके हुए ना हों, लेकिन वो आपके अंदर जीवित हैं। आपके पूर्वज किस हद तक आपके अंदर जिंदा रहते हैं? एक स्तर पर वो आपके जीवन को उतना ही समृद्ध बनाता है, दूसरे स्तर पर वो आपके जीवन को उतना ही प्रतिबद्ध, एक पाबंद कर देता है, उसको सीमित कर देता है। हम जो हैं वो अपने पूर्वजों के कारण हैं। उन्होंने क्या सीखा, उनकी क्या टेक्नोलॉजी थी, उनकी क्या स्किल्स थी, उनको जीवन के बारे में क्या क्या पता था। हमने ये अनजाने या अनजाने में ये सारी चीज़ें अपने भीतर प्राप्त की हैं, हम में से हर किसी ने। लेकिन साथ ही अगर आप उन्हें अपने अंदर बहुत मजबूती से जीने देते हैं तो आपके पास अपनी खुद की कोई ज़िंदगी नहीं होगी, क्योंकि तब मरे हुए लोगों को कम मत समझिए, वो आपके माध्यम से जीने की कोशिश करेंगे। इसी वजह से इतना ख्याल रखा गया था, किसी एक संस्कृति में ही नहीं, हर संस्कृति में, दुनिया में हर जगह इस बात का ख्याल रखा गया था। जब लोगों की मृत्यु हुई तो कुछ चीज़ें की गईं ताकि वो आपके माध्यम से जीने की बहुत मजबूती से कोशिश ना करें, क्योंकि अगर वो आपके माध्यम से बहुत मजबूती से जीते हैं तो आपका जीवन बर्बाद चला जाएगा। यानी कि आप एक ताज़ा जीवन नहीं होंगे, आप एक तरह की कार्बन कॉपी होंगे एक पुराने जीवन की। दुर्भाग्य से आप में से कई लोग, आपके अंदर इस तरह की महत्वाकांक्षा है कि आप अपने बच्चों के माध्यम से जीना चाहते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपके बच्चों को जीना चाहिए, आपको बस उनको पोषण देना है। आप एक खाद की तरह हैं। हेलो, हाँ, अगर आप एक अच्छी खाद हैं तो वो पल्लवित होंगे। अगर आप उनके चेहरे पे खुद को थोप देते हैं तो उनसे बदबू आएगी जैसे खाद से आती है। हेलो, आपको अपने बच्चों के लिए एक अच्छी खाद होना चाहिए, एक पौष्टिक खाद, ताकि वो पल्लवित हों, उनका अपना खुद का एक जीवन हो। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो हर संस्कृति ने हमेशा इस बात का ख्याल रखा कि वो जो लोग मर चुके हैं उनसे एक दूरी बना के रखें। भारत में हमने बहुत विस्तृत तरीके बनाए, ऐसे समय चुने
जब हम इस दिशा में सबसे ज़्यादा काम कर सकते हैं, ताकि साल दर साल हम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बनाते जाएं। सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अपने मरे हुए दादा दादी या माता पिता या परदादा परदादी के बारे में भूल गए, इसका ये मतलब नहीं है कि वो जा चुके हैं। वो आपके माध्यम से जी रहे हैं। आप जिस तरह से बैठते और खड़े होते हैं, अपने जीवन की शुरुआत में जब आप 18-19 साल के थे, आपने सोचा था कि निश्चित रूप से आप अपने माँ या पिता की तरह नहीं बनेंगे, आप बिल्कुल आज़ाद हैं। लेकिन जब तक आप 45 साल के हुए, आप उनकी तरह बैठने लगे, उनकी तरह खड़े होने लगे, उनकी तरह बात करने लगे, है ना? अनजाने में ही आपका शरीर भी उनकी तरह ही हिलता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो आपके माध्यम से जी रहे हैं। तो ये एक ऐसा समय है जिसे पितृपक्ष कहा जाता है। इसका अर्थ है कि ये अपने पूर्वजों का ख्याल रखने का समय है। हो सकता है कि आप उनको जानते हो, उनको ना जानते हो। आमतौर पे 12 पीढ़ियों तक के लोगों का ख्याल रखा जाता है ताकि वो आपके माध्यम से जीने की कोशिश ना करें। आप जेनेटिक स्तर पर उनसे एक दूरी बनाएं ताकि ये जीवन खुद को एक नए जीवन के रूप में व्यवस्थित करे, एक नई संभावना के रूप में, ताकि वो अतीत की पुनरावृत्ति ना बन जाए। तो अभी साल के इस समय में अमावस्या के दिन, महालय अमावस्या के दिन, जो इस महीने 16-17 तारीख को होगी, ईशा योग केंद्र में करीब 25 से 26 हज़ार लोग आते हैं और ज़रूरी प्रक्रियाएं करते हैं ताकि वो खुद को अपने पूर्वजों से थोड़ा दूर कर सकें। हो सकता है कि उनकी मृत्यु काफ़ी अरसे पहले हुई हो। हम मरे हुए लोगों को किस तरह संभालते हैं, इसका हमारे जीवन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। मैंने ये बात पहले भी कही है, जो कि अब कुछ जगहों पर रिसर्च मोड में जा रही है। इस बारे में रिसर्च हो रही है क्योंकि आप जिस चीज़ को जीवन में देखते हैं उसे रिसर्च नहीं माना जाता। आपको प्रयोगशाला के चूहों को देखना होगा कि उनके पूर्वजों का उनके ऊपर असर पड़ता है कि नहीं। केवल तभी ये सिद्ध होगा कि आपके पूर्वजों का आपके ऊपर असर पड़ता है। ये चूहों की दौड़ जैसा है। तो उनके भीतर भी ये बात देखी गई है कि एक प्रयोग, मेरे ख्याल से ये यहाँ की एक यूनिवर्सिटी में हुआ था, किसी अमेरिका की किसी महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी में हुआ था निश्चित रूप से। उन्होंने एक छोटा सा प्रयोग किया जहाँ चूहों का एक समूह, उन चूहों को चेरी ब्लॉसम की महक वाला चीज़ खिलाया गया। उन्होंने भरपेट खा लिया। अगले दिन जब वो उसे खाने के लिए आए, जब उन्होंने उस चीज़ को खाया, उन्हें बिजली का झटका लगा। आप तो जानते हैं कि हम कैसे प्रयोग करते हैं। और बार बार कुछ दिनों तक उन्हें इस तरीके से ट्रेनिंग दी गई कि जब भी वो चेरी ब्लॉसम की खुशबू वाली चीज़ को खाते थे, उन्हें बिजली का झटका लगता था। चूहों की 7 पीढ़ियां अब चेरी ब्लॉसम की सुगंध के आसपास जाने से दूर रहने लगी। उन्होंने अपना सबक सीख लिया। और ये जो पीढ़ियां थीं वो साथ नहीं रह रही थीं। मान लीजिए कि वो एक ही स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें अलग अलग कर दिया गया, लेकिन वो चाहे जहाँ कहीं भी थे, लेकिन 7 पीढ़ियों तक उनका ये ज्ञान उनके साथ रहा। केवल 8वीं जो पीढ़ी थी उसमें ये ज्ञान धीरे धीरे धुंधला होने लगा। तो ये बात चूहों के साथ भी सच है, तो ये आपके साथ भी सच होनी चाहिए। मैं डेटा के अनुसार बात कर रहा हूँ, लेकिन हमें पता है कि ये हमेशा आपके साथ सच है। अच्छी बातें और बुरी बातें दोनों आपके साथ सच हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर दोनों ही चीज़ें अगर आपके ऊपर एक बहुत ही शक्तिशाली प्रभाव बन जाते हैं तो ये एक नेगेटिव प्रक्रिया बन जाते हैं। हो सकता है कि वो पॉजिटिव हो, लेकिन अगर वो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली प्रभाव बन जाता है तो ये नेगेटिव हो जाता है। मैं केवल 7 पीढ़ियों की बात कर रहा हूँ। महालय अमावस्या में हम 12 पीढ़ियों तक जा रहे हैं।
क्योंकि आप सभी ढके हुए हैं। मुझे पता नहीं कि आप होमोसेपियन हैं या रोडेंट हैं, क्योंकि हम सभी आजकल बहुत ही अजीब दिखने लगे हैं। तो लोगों की पीढ़ियां जिन्हें हमने खोया है, शायद हम उन्हें नहीं जानते, शायद हमें उनके नाम नहीं पता, हमने उनकी फ़ोटो भी नहीं देखी, लेकिन वो हमारे माध्यम से जी रहे हैं। तो उनकी जो भी शिक्षाएं थीं, उनके जो भी ज्ञान थे 7 या 12 पीढ़ियां पहले, अगर वो आपके जीवन में बहुत शक्तिशाली तरीके से अभिव्यक्त होते हैं तो आप आज के जीवन में आपका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। चेरी ब्लॉसम की सुगंध से आपका डर हो सकता है आज उसका कोई महत्व ना हो, लेकिन वो आपके अंदर जीवित है। तो आज जिसे हम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहते हैं या कार्मिक इन्फॉर्मेशन या प्राणिक इन्फॉर्मेशन कहते हैं, जो आपके अंदर जानकारियों के एक नेटवर्क के रूप में पैदा हुआ है, जो हमारे जीवन में कई रूपों में अभिव्यक्त होता है। इसमें से कुछ चीज़ों को साइंटिफिक कम्युनिटी ने, मॉडर्न साइंस ने एक्सेस किया है, उसके ऊपर रिसर्च की है, लेकिन रिजल्ट पाने के लिए इसके लिए फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो ये थोड़ा पोस्टपोन हो रहा है। लेकिन हमें पता है कि इसका प्रभाव आपके ऊपर होता है, ख़ास तौर पर ऐसे समाज जो अपने पूर्वजों का ठीक से ख्याल नहीं रखते। उन समाजों में वो लोग जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होंगे वो होंगे एडोलेसेंट। 0 से 6 साल की उम्र तक बच्चों में एक तरह की सुरक्षा होती है, उनके माता पिता उनको बचा कर रखते हैं। लेकिन 8 से 18 साल की उम्र के बीच में जब उनके पूर्वज उनके ऊपर पर्याप्त ध्यान नहीं देते, उनकी यादें, उनकी आत्माएं इन लोगों के साथ इनके ऊपर बहुत सारा प्रभाव डालती हैं। तो ऐसे समाज जहाँ पे टीनेजर्स 8 से 18 साल की उम्र के लोग बहुत ज़्यादा दुख पाते हैं, ऐसे समाज में आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने अपने पूर्वजों का ठीक से ख्याल नहीं रखा है। तो ये साल का ऐसा समय है जब अगर अतीत में आपने कुछ ना किया हो तो हर कोई एक प्रयास करता है कि वो अपने पूर्वजों का ख्याल रखें जिनकी मृत्यु हो चुकी है, ताकि हमारे जीवन में उनका प्रभाव कम से कम हो। वो जो थे, हम उसके प्रति अपना सिर झुकाते हैं, हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। हमारे पास इस तरह का शरीर है, इस तरह का मन है, इस तरह का ज्ञान है, इन सभी में उनका एक किरदार रहा है। हम उसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये चाहते हैं कि वो हमसे थोड़े दूर खड़े हों ताकि हम अपना जीवन जी सकें। ये बहुत महत्वपूर्ण है, वरना उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होगा। तो 8 से 18 साल के उम्र के लोग और वो महिलाएं जिन्होंने अभी अभी गर्भाधान किए, अभी अभी बच्चा पैदा किया है, उसके बाद इस तरह की शक्तियों का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव होगा। तो महालय अमावस्या वह दिन है जो 2 या 3 दिन बाद आने वाला है, लेकिन इस दिन ही हम अमेरिका की यात्रा शुरू करने वाले हैं। एक ऐसी संस्कृति को देखने की कोशिश करेंगे जो काफ़ी हद तक मर चुका है, और साथ ही आधुनिक अमेरिका भी, कि कैसे उसका निर्माण हुआ है। आपको पता है कि उन्होंने जो वीडियो दिखाया था वो शायद उस बारे में नहीं था। आपको इसके बारे में पता है जो मैं कह रहा हूँ? तो क्योंकि अमेरिका के लोग गाना गाते रहे हैं कि ब्लोइंग इन द विंड, तो मैंने सोचा कि मैं मोटरसाइकिल में यात्रा पे निकलूँगा, तो शायद हम 6 या 8 हज़ार मील की यात्रा करेंगे 2 हफ्तों में, 2 या 3 हफ्ते। एक बार फिर एक प्राचीन और मोटे तौर पर ऐसी संस्कृति को देखने की कोशिश करेंगे जो मर चुकी है, जो आर्काइव में है, अभी वास्तव में जिंदा नहीं है। तो इसका उद्देश्य मरे हुए लोगों को वापस जिंदा करना नहीं है, लेकिन हर तरह के उस इंसान के प्रति अपना आभार व्यक्त करना है जिसने हमें आज वो बनाया है जो हम हैं।
लेकिन साथ ही हम वो बनना चाहते हैं जो हम बनना चाहते हैं, हम उनकी तरह नहीं बनना चाहते। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो पुरानी यादों के, जेनेटिक मेमोरी के और कार्मिक यादों के ये आयाम, इसकी वजह से भारत में एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया हुआ करती थी। अब ये काफ़ी हद तक खो चुकी है, कुछ लोग इसे पकड़ कर रखे हुए हैं, लेकिन अगले कुछ सालों में, 25 या 50 सालों में शायद ये पूरी तरह से मिट जाएगी, क्योंकि लोगों के पास अपनी जीनियोलॉजी को ट्रैक करने का एक तरीका हुआ करता था। मुझे पता है कि आजकल कोई वेबसाइट है जिससे आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन लोगों के पास एक तरीका था कि लोग इसे देखते थे ताकि जेनेटिक्स आपस में एक अस्वस्थ तरीके से ना मिल जाएं। तो इसके एक हिस्से के रूप में आपकी किससे शादी होनी चाहिए, आपको किसके साथ रहना चाहिए, आपको किसे छूना चाहिए, किसे नहीं छूना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में लोगों को पता था। कई पीढ़ियाँ, हज़ारों पीढ़ियों को, जब लोगों को हज़ारों पीढ़ियों के बारे में ज्ञान था, तो इसे मैनेज करना आसान था, क्योंकि लोग एक ही जगह पर रहा करते थे, लोग खेती किया करते थे, तो इसे मैनेज करना आसान था। लेकिन आधुनिक समाजों में लोगों को पता नहीं होता कि कौन कहाँ से आया है। तो सड़क में आपको कोई लड़का या लड़की दिख गई और आप उससे शादी कर लेते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो कहाँ से आए हैं। और दुनिया बदल चुकी है, लोग आज यूं यहाँ घूमते फिरते हैं जैसा पहले कभी नहीं होता था। इसी वजह से वायरस भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। हाँ, देखिए, जो चीज़ किसी एक छोटे से शहर में हुई, चीन में, वो पूरी दुनिया में फैल गया, क्योंकि हम सभी पूरी दुनिया में हर जगह उड़ रहे हैं। अगर हम केवल अपनी ज़मीन पर खेती कर रहे होते तो ये वायरस एक स्थानीय चीज़ रहती, वहीं ख़त्म हो जाती, ये एक महामारी में नहीं बदलता। तो एक बार ऐसा हुआ। शंकरन पिल्लई अपने ज्योतिषी के पास गए। एक समय वो एक कुंवारे व्यक्ति थे। तो वो अपने ज्योतिषी के पास गए और उन्होंने पूछा, मुझे किस तरह की लड़की से शादी करनी चाहिए। ज्योतिषी ने कहा, देखिए, हालांकि शुरू शुरू में लगता है कि ये तकलीफ होगी, लेकिन आपकी शादी सबसे ज़्यादा सफल होगी अगर आप एक ऐसी लड़की से शादी करते हैं जिसके गुण आपसे बिल्कुल अलग हैं। शंकरन पिल्लई ने कहा, मैंने ये तय कर लिया है, इसीलिए मैंने तय किया है कि मैं एक अमीर लड़की से शादी करूंगा। उसके लक्षण अलग हैं, उसके गुण अलग हैं। मैंने सुना है कि काफ़ी सारे सवाल हैं, तो चलिए सवालों पे देखते हैं, क्योंकि इस बारे में एक सीमा है कि मैं कितनी देर तक ये ऑनलाइन सत्संग जारी रख सकता हूं, और मुझे लगता है कि शायद आप भी सूरज में बैठे बैठे भुन जाएंगे। पहला सवाल स्विट्ज़रलैंड में केटी ने पूछा है। नमस्कारम सद्गुरु, मैं आपको एक महान कर्म योगी के रूप में देखती हूँ। मैं देख सकती हूँ कि कर्म योग ने कैसे पूरी दुनिया को फ़ायदा उठाया है, लेकिन क्रिया योग का दुनिया में क्या योगदान है व्यक्तिगत विकास के सिवा? क्या ये एक बहुत ही स्वार्थी तरीका नहीं है? पूरी दुनिया के लिए इसका क्या योगदान होगा? आप ये घोषणा क्यों कर रही हैं कि मैं किस तरह का योगी हूं? ये कुछ ऐसा है कि आपने पहले ही तय कर लिया है कि मैं किस तरह का योगी हूं। ऐसा हुआ। हॉलीवुड की एक उभरती हुई अभिनेत्री, उसने एक बहुत ही सफल डायरेक्टर से कहा, वो बहुत सुंदर थी, उसने कहा, मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपसे प्यार करती हूँ, आपसे बहुत प्यार करती हूँ। डायरेक्टर ने उसे देखकर पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की ने कहा, आप विषय को बदलिए मत, आपने पहले ही तय कर लिया है, तो अब मैं विषय को कैसे बदलूं?
मैं एक कर्मयोगी हूँ। अब आप ये पूछ रही हैं कि मान लीजिए कि ये एक सेब का पेड़ होता या आम का पेड़ होता और इसमें ढेर सारे फल लगे होते, तो आप पेड़ के पास जाकर कहती, देखिए आपके फल बहुत अच्छे हैं, वास्तव में मेरे लिए काम के हैं। देखिए, काम, उपयोगिता हमेशा मेरे लिए होती है ना? लेकिन तुम इतने लंबे क्यों हो? तुमको थोड़ा छोटा होना चाहिए था, फल यहाँ होने चाहिए थे। हम बहुत आसानी से फल तोड़ सकते थे आइजैक न्यूटन के ज्ञान प्राप्त किए बिना, क्योंकि फल नीचे ही लटके होते और हम उसे तोड़ के खा सकते थे। तुम इतने लंबे क्यों हो गए? आपको ये बात नहीं समझ आई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इतना लंबा हुआ है, उसमें इतने सारे फल लगे हैं। तो इसके दो आयाम हैं। एक आयाम ये है विकास, दूसरा है अभिव्यक्ति। आज बेशक मुझे ये देखकर बहुत अपने माता पिता अपने बच्चों को पोस्टर की तरह सामने लटकाते हैं और कहते हैं कि 8 की उम्र में ही मेरे बेटे ने एक कंपनी बना ली, वो एक कंपनी का CEO है और करोड़ों कमा रहा है। 8 या 10 साल के बच्चे के साथ करने के लिए कितनी बुरी चीज़ है कि उसका मूल्य सिर्फ डॉलर्स में है। ये सबसे भयंकर चीज़ है जो आप अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। आपको ऐसा अपने दुश्मनों के बच्चों के साथ भी नहीं करना चाहिए कि 10 की उम्र में आपका बेटा एक CEO बन गया है। इसका कोई अर्थ नहीं है। आपका बेटा या बेटी, उसे बस अच्छे से खाना खाना चाहिए, अच्छे से खेलना चाहिए, अच्छे से सोना चाहिए, अच्छे से बड़ा होना चाहिए। उसे अच्छे से बड़ा होना चाहिए, फिर वो कुछ सार्थक काम करेंगे अगर वो अच्छे से विकसित हुए हैं। उनका शरीर, मन, भावनाएं और विचार और उनकी जीवन ऊर्जाएं अगर अच्छे से विकसित हुई हैं तो वो कुछ बहुत सार्थक चीज करेंगे उस समय के अनुसार जिस समय वो दुनिया में जी रहे होंगे। लेकिन आप गोल ओरिएंटेड हैं, आपको फल से मतलब है, आपको जड़ से कोई मतलब नहीं है। हाँ, फल, जड़ नहीं, फल ही आपका गोल है। तो ऐसा हुआ, मेरे ख्याल से मैंने इसके बारे में पहले भी बात की है। जब मैं खेती कर रहा था, एक परिवार मेरे पास आया, क्योंकि मेरे पास नारियल थे, आम थे और बहुत सारी चीज़ें थी। ये एंटरप्रेनर्स आए और उन्होंने कहा, हमारे पास एक नया फॉर्मूला है, ग्रोथ एनहेंसर का फॉर्मूला है। आपको पता है, आपने बाल में लगाने के लिए तरह तरह की चीज़ें लगाई हैं ताकि गंजे सिर पे बाल उग जाएं, उस तरह की चीज़ें। और मैंने कहा, इसमें क्या खास है? उन्होंने कहा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जड़ पे कुछ नहीं करना है, बस फल के ऊपर इसे स्प्रे कीजिए और फल बहुत बड़ा हो जाएगा। मैंने इस आदमी को देखकर कहा, आप इसे आप अपने मस्तिष्क पे क्यों नहीं स्प्रे कर लेते? थोड़ा बड़ा हो जाएगा वो। मुझे जीवन इस तरह से पता है कि अगर जड़ का ख्याल रखा जाता है तो फल उगेगा। मैं इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप चाहते हैं कि फल बड़ा हो जाए लेकिन जड़ बड़ी ना हो। मुझे पता है कि आप मेरे पेड़ को मार डालेंगे। तो एक व्यक्ति कर्मयोगी कैसे बनता है? क्योंकि एक व्यक्ति अपनी खुद की ज़रूरतों के परे चला गया है, अपनी खुद की रोजी रोटी, अपनी खुद की चिंताएं पूरी हो चुकी हैं, तो वो कुछ ऐसा कर रहा है जो महत्वपूर्ण है, जो उपयोगी है। अपना खुद का विकास हुए बिना अगर वो कुछ करने की कोशिश करता है तो वो थक जाएगा, वो दुनिया में एक हताश आदमी बन जाएगा। जब आप कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जिसके लिए आप तैयार नहीं हैं तो आप टूट जाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इस जीवन को विकसित किया जाए। क्रिया योग का अर्थ है इस जीवन को इस तरह से विकसित करना कि आपकी खुद की गुजर बसर, आपकी खुद की मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक गुजर बसर अब आपके लिए चिंता का विषय नहीं है। वो वैसे भी होगा। अब आप कुछ उपयोगी करेंगे। आप क्या करेंगे?
जब आपका आनंद कोई समस्या ना हो, जब आपकी गुजर बसर एक समस्या ना हो, जब आपका प्यार कोई समस्या ना हो, जब आपकी भावनाएं और आपके विचार आपके लिए कोई समस्या ना हो, तो आप क्या करेंगे? आप कुछ ऐसा करेंगे जो उपयोगी होगा, या आप अपनी आंखें बंद करके बैठेंगे। दोनों ठीक हैं, दोनों ठीक हैं। अभी अपनी आंखें बंद करके बैठना और किसी और को न छूना दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। सारी सरकारें इस बात की सलाह दे रही हैं। हेलो, अंतर्राष्ट्रीय समूह इसकी सलाह दे रहे हैं। इसके लिए किसी न किसी रूप से आपके जीवन को पूरी तरह से अपने आप में संपूर्ण बनना होगा। तो कर्म योग सिर्फ बहुत ज्यादा काम करने से नहीं होगा। तमिल में हम इसे कड़द योग कहते हैं। कड़द योग का अर्थ है गधे का योग। बहुत मेहनत वाला काम, मेहनत मेहनत मेहनत। अगर आप मेहनत करते हैं तो आप कर्मयोगी नहीं बनेंगे। आपका कार्य, आप जो हैं उसकी ये एक आनंद भरी अभिव्यक्ति है, फिर आप कर्मयोगी हैं। क्योंकि कर्म आपसे चिपक नहीं रहा है, इसीलिए आप कर्मयोगी हैं। आप मेहनत कर कर के कर्म के पहाड़ इकट्ठे कर रहे हैं, तो ये कर्मयोग कहाँ है? कर्मयोग, इसमें दो विपरीत शब्द एक साथ आए हैं। कर्म यानी बंधन, योग यानी मुक्ति। कर्मयोगी का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपने बंधन का इस्तेमाल अपनी मुक्ति के लिए करता है। वह व्यक्ति जो काम करता है अपनी मुक्ति के एक साधन के रूप में, अपने बंधन के साधन के रूप में नहीं। शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से आप जो करते हैं उसी वजह से आप जीवन में उलझ जाते हैं। आपको ये पता होगा कि फरवरी के महीने में शायद हम अमेरिका में कर्म की किताब रिलीज करने वाले हैं, क्योंकि मैंने देखा कि दुनिया में जो अलग अलग बातें कही गई हैं, कर्म, यह शब्द, यह जीवन का एक ऐसा आयाम बन गया है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा गलत फहमियाँ हैं लोगों को। तो हमने सोचा कि हम इस बारे में लोगों को स्पष्टता से बताएंगे। तो कर्म के बारे में एक किताब रिलीज होने वाली है कि अपने खुद के जीवन पे कैसे महारत हासिल की जाए, अपने खुद के किस्मत पर कैसे महारत हासिल की जाए, ताकि वो पुरानी जानकारी जो आपके भीतर सक्रिय होती है और ये तय करती है कि आप कैसे सोचते हैं, काम करते हैं, महसूस करते हैं, उसे संभाला जा सके। तो क्रिया के बगैर आप कर्म कैसे करेंगे? क्रिया योग का उद्देश्य है पेड़ को बड़ा करना, तने को मजबूत करना, जड़ों को मजबूत करना, पत्तियों को मजबूत करना। ये सारी बेकार की चीज़ें हैं, या फिर आपने ऐसा सोचा। लेकिन जब मौसम आएगा तब फल उगेंगे। आपको लगा सिर्फ फल ही उपयोगी हैं, नहीं। वो जड़ जिसे आप देख नहीं पाते, वो बहुत कुछ कर रही है मिट्टी को और अपने आसपास के जीवन को उसके मुकाबले, उस फल के मुकाबले जिसे आप खाते हैं। ये सच है। तो क्रिया के बिना, एक इंसान को खुद को विकसित किए बिना, एक ऐसे स्तर पर पहुंचे बिना जहां उसके अंदर आजादी हो, कर्मयोग करने का सवाल ही नहीं उठता। फिर आप चाहे जहां जाएं, आपको सिर्फ निगेटिविटी दिखेगी। आप जहां जाएंगे आप हताश हो जाएंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने खुद के ऊपर काम नहीं किया है। इस वजह से हर चीज निगेटिव दिखती है। भारत में एक कहावत है, आप चाहे जहां भी जाएं, आप या तो भगवान से मिल सकते हैं या शैतान से मिल सकते हैं। ये आपके ऊपर है। आप चाहे जिसे भी मिलते हैं, आप उनके अंदर ईश्वर से मिलना चाहते हैं या शैतान से, ये आपका चुनाव है। हाँ, मैं ये पक्का करता हूं कि मैं हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर से मिलूं। लेकिन वही व्यक्ति, अगर आप उनके अंदर के शैतान को छूते हैं तो वो बहुत भयंकर हो सकते हैं। आप भयंकर हो सकते हैं कि नहीं? तो ये आपका चुनाव है। आप लोगों के अंदर ईश्वर से मिलते हैं या शैतान से मिलते हैं, ये आपका चुनाव है। जोशुआ गोल्डबर्ग जब वो स्कूल में थे, एक दिन हेडमास्टर के कमरे में गए और उन्होंने कहा, मेरा दोस्त रॉबिन कहता है कि मुझे शैतान के पास जाना चाहिए। वो हर दिन मुझसे कहता रहता है, क्योंकि मैं यहूदी हूं, वो कहता है मुझे शैतान के पास जाना होगा। हेडमास्टर ने पूछा, तुमने इस बारे में क्या किया है? सर, मैं सीधे आपके पास आ गया।
यह आपके ऊपर है। आप किससे मिलना चाहते हैं यह आपके ऊपर है। आप चाहे जहाँ भी जाएं, या तो आप ईश्वर से मिल सकते हैं या शैतान से मिल सकते हैं, क्योंकि ये दो अलग अलग ध्रुव हैं जिनसे जीवन का हर आयाम जी रहा है। यह आपके ऊपर है कि आप सही चीज़ को छुएं। इसके लिए आपको एक खास तरीके से होना होगा। सिर्फ तभी आप सही चीज़ों को छू पाएंगे, वरना आप सभी गलत चीज़ों को छुएंगे। और जब आप गलत चीज़ों को छूते हैं, लोगों के अंदर की गलत चीज़ों को, तो आपके जीवन के सबसे प्रिय लोग भी वो कितने भयंकर हो सकते हैं। आपने देखा है ना? हेलो, शानदार लोग जिनसे आपको प्यार था, जो आपको पसंद थे, जब आपने उनके अंदर गलत चीज़ों को छुआ, तो वो ईश्वर थे या शैतान थे? वो शैतान से भी बुरे बन गए। तो क्रिया बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका एक खास अवस्था तक पहुंचना बहुत महत्वपूर्ण है। ये इस बारे में नहीं है कि आपके पास क्या आता है, आप अपने अंदर किस अवस्था में हैं, इसी से तय होता है कि आपके जीवन की गुणवत्ता क्या है। आपके पास क्या आता है उससे ये तय नहीं होता। हाँ, वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन सही चीज़ों को आकर्षित करने के लिए आपको एक खास तरीके से होना होगा, और ये सबसे महत्वपूर्ण काम है जो हर इंसान को करना चाहिए। अगला सवाल अमेरिका से एमा ने पूछा है। नमस्कारम सद्गुरु, मैंने ध्यान दिया है कि आश्रम की कई इमारतों में एयर कंडीशनिंग नहीं की गई है और जितना हो सके हवा के प्राकृतिक बहाव को बढ़ावा दिया गया है। क्या इसका उद्देश्य प्रदूषण को और बिजली की खपत को कम करना है, या इसके शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में कुछ और भी बात है? क्या आप कृपया समझा सकते हैं? ये मेरा आइडिया नहीं है। इस धरती पर जीवन लंबे समय से इसी तरह से चल रहा था। हेलो, कि आपको पता होना चाहिए कि कब गर्मी का मौसम है, कब सर्दी का मौसम है, कब मानसून है। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हर दूसरे जीवन को ये बात पता है। एक छोटा सा माइक्रोब या वायरस आपको इस तरीके से डरा रहा है, उसका एक कारण ये है कि आप एक प्रयोगशाला के चूहों की तरह रहते रहें, एक बॉक्स के अंदर जिसके अंदर वही हवा घूमती रहती है। हेलो, ये इसका एक कारण है। क्यों गांव के लोग इससे कम प्रभावित हैं शहरी लोगों के मुकाबले? एक कारण यह है कि वहाँ जनसंख्या का घनत्व बहुत ज़्यादा है। दूसरा कारण यह है क्योंकि शहर में लोगों के इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। इसके कई कारण हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि वही हवा बार बार घूमती रहती है। हर समय आप कमरे के अंदर रहते हैं, आप बैठे रहते हैं, पुराना खाना खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण आयाम यह है कि वही हवा वहाँ अंदर घूमती रहती है। अगर आप ऐसी किसी जगह में आते हैं, खुली जगह, ज़रा देखिए, शानदार है ना? अमेरिका में बहुत ज़्यादा यात्रा करने के बाद, बहुत ज़्यादा ड्राइविंग करने के बाद मैंने तय किया कि हम यहाँ आश्रम बनाएंगे। इसका एक कारण ये था कि यहाँ पे प्रकृति ऐसी है, प्रकृति में एक संतुलन है कि पर्याप्त गर्मी पड़ती है, पर्याप्त सर्दी पड़ती है। ये महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो अपने भीतर कुछ करना चाहते हैं। अगर आपको जल्दी नतीजे चाहिए, देखिए, आप जाके ये पेड़ एक मरुस्थल में भी लगा सकते हैं। हो सकता है कि आप इसे जिंदा रख पाएं, लेकिन क्या वो इस तरीके से बड़ा होगा? इसी तरह आपके लिए भी ये बात सच है। आपके विकास को अगर एक खास दिशा में होना है, तो एक तरह का मौसम, एक तरह की हवा, एक तरह की सूरज की रोशनी, एक तरह की ठंड, ये सारी चीज़ें आपके विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो पूरे देश में ड्राइविंग करने के बाद मैंने तय किया कि इस इलाके में हम अपना आश्रम बनाएंगे, क्योंकि यहाँ का वातावरण बहुत अनुकूल है। सर्दी भी है, गर्मी भी है, सूखा भी है, बारिश भी है, हर तरह का मौसम यहाँ पे संतुलन के साथ होता है। यहाँ पे आके आप एक बॉक्स के अंदर रहना चाहते हैं? जब आप मरते हैं तब भी मैं आपको एक बॉक्स नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूँ आप सीधे मिट्टी में गड़ें और एक इको फ्रेंडली मटेरियल बने। ये मेरी इच्छा है। हेलो,
क्योंकि कम से कम जब आप मर जाते हैं तो जितना जल्दी से हो सके उतना जल्दी इस धरती को मिट्टी का हिस्सा बन जाना चाहिए। आप इसे एक बॉक्स में सील करना चाहते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप मरने के बाद भी बॉक्स के अंदर जाएं। मैं चाहता हूं कि आपके अंदर हवा जाए और कीड़े आपको जल्दी से खा के ख़त्म कर दें। जब आप जिंदा हैं आप एक बॉक्स में रहना चाहते हैं। मुझे पता है कि आप मैनहट्टन में रहते हैं। मैनहट्टन के खिलाफ मुझे मैनहट्टन से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप खिड़की खोलते हैं बाहर से बदबू आती है, इसीलिए आप खिड़की बंद करके रहते हैं। लेकिन इस जगह बंद कमरे में रहना एक अपराध है। हेलो, मैं एक पर्यावरण के अपराध की बात नहीं कर रहा हूँ। ये मानवता के खिलाफ एक अपराध है, आपकी खुद की मानवता के खिलाफ, क्योंकि आप इतनी दूरी से सफ़र करके यहाँ आए और आप खुद को यहाँ उपलब्ध मौसम से दूर रख रहे हैं, तो ये बर्बाद हो जाएगा। तो फ़िलहाल हम लोगों को भेंट करने की एक प्रक्रिया में है। मेरे ख्याल से आपको इस बारे में मेल मिलेगी, यहाँ भी और ईशा योग केंद्र में भी। वहाँ भी हमने जगह बहुत सावधानी के साथ चुनी जो पहाड़ के बगल में है। जब मैंने वो जगह चुनी थी उसके काफ़ी सारे कारण थे, लेकिन निश्चित रूप से वहाँ का वातावरण और वहाँ का जो अक्षांश है वो 11 डिग्री अक्षांश पे है, ठीक। और वो सबसे ज़्यादा अनुकूल है इंसानी विकास के लिए, क्योंकि धरती थोड़ी सी टेढ़ी है और 11 डिग्री अक्षांश पर सबसे ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसी स्थान पे पैदा होता है। हमारी रुचि सिर्फ उन लोगों में नहीं है जो आज हमारे साथ हैं। लोग, भविष्य की पीढ़ियां जो विकास करना चाहती हैं, उनके लिए एक अनुकूल वातावरण होना चाहिए। हमें अभी एक सही माहौल पैदा करना होगा, क्योंकि कई रूप में हमें इसे खो दिया है। हम तात्कालिक फ़ायदों के बारे में सोच रहे हैं और लंबे समय के दौरान जो जीवन को फ़ायदा होता है हम उसे खो चुके हैं। तो जब आप यहाँ आते हैं, आप यहाँ आएँ, आप कमरे में हैं। जब गर्मी होती है आप खिड़की खोल दें, जब ठंड पड़ती है खिड़की बंद कर दें। जब आपको ठंड लगती है आप कपड़े पहन लें, जब आपको सर्दी लगती है आप कपड़े पहन लें, जब गर्मी लगती है कपड़े खोल लें। ऐसा आपको करना होगा। जैसी प्रकृति है, जैसा मौसम है, आपको उसके मुताबिक लगातार रिस्पॉन्ड करना होगा। यह आपके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक खुशहाली के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम दोनों आश्रमों को खोल रहे हैं। इस बारे में काफ़ी वाद विवाद होता रहा है कि हम बड़े संख्या में लोगों को लाएं या ना। तो अब हमने तय किया है, भारत में अगले 5 या 6 सालों में करीब 1 से 1.5 लाख लोग रहेंगे, क्योंकि वैसे भी आप घर से काम कर रहे हैं। यहाँ भी हम ये देख रहे हैं कि करीब 25 से 50 हज़ार लोग यहाँ अगले 5 से 6 सालों में रहें। तो ज़रूरी अकोमोडेशन बनाई जा रही है। तो खुद के लिए प्लानिंग कीजिए, लेकिन आपके पास सर्दी के मौसम के लिए गर्म कपड़े और गर्मी के लिए पतले कपड़े होने चाहिए। आप वही कपड़ा पहने बिना नहाए नहीं रह सकते। यहाँ पर्याप्त पानी है। आप रोज़ नहाइए, खिड़की खोलिए, खिपड़ी बंद कीजिए। और मैं चाहता हूँ कि आप हर समय कमरे के अंदर ना रहें। आप सिर्फ वहाँ सोने के लिए जाए, बाकी समय आपको यूं बाहर बैठे होना चाहिए। हेलो, कमरे वो जगह हैं जहाँ हम जाके सोते हैं। बाकी समय मोटे स्तर पर हमें बाहर होना चाहिए। जितना संभव हो बाहर रहिए, सूरज की रोशनी पाइए, हवा को ग्रहण कीजिए। हर चीज़, यहाँ जो ऊर्जा है उसे ग्रहण कीजिए। प्रकृति, जीवन, यहाँ जो प्राण प्रतिष्ठाएं हुई हैं, वहाँ उस स्तर पर जो ऊर्जा है हर पल आपको उसे महसूस करना चाहिए। आप खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं। हम आपको टेनेसी की जेल में बंद कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि वहाँ वो लोग आपके लिए दरवाजे खोलेंगे भी। समय पे भोजन मिलेगा, आपको काम नहीं करना होगा। ज़्यादातर कैदियों को काम नहीं करना होता। आप बस फिट रहिए, अच्छे से खाना खाइए। कोई आपके लिए दरवाजे खोलता है, कोई आपके लिए लाइट बंद करता है। हर चीज़ बहुत सुविधाजनक है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको किसी और ने कैद किया है या आपने खुद को कैद कर लिया है, इसमें क्या अंतर है? जीवन वही है ना?
अगर आप एक जीवन के रूप में विकसित होना चाहते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये सारे आयाम मौजूद हों। मैं चाहता हूँ कि वे सभी लोग जो यहाँ हैं आप उनको सराहें। जो लोग यहाँ रेसिडेंट्स के रूप में पिछले 10-12 सालों में रहे हैं, उन्होंने जो काम किया है इस जगह को इस लायक बनाने के लिए कि लोग यहाँ आके रह सकें, कम से कम उसकी सराहना कीजिए। अगर आप सिर्फ ये करना चाहते हैं कि यहाँ आके खुद को कमरे में बंद करना चाहते हैं तो इसका क्या मतलब है? सर्दी के मौसम में आप हीटर लगा सकते हैं, ठीक है। आप अपने बेडरूम में एक हीटर रख सकते हैं, वो ठीक है। लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं तो आप गर्म कपड़े पहन के बाहर निकलिए, किसी कैबिन में बाहर मत निकलिए। वरना हम आपके लिए एक कैबिन बना सकते हैं। आमतौर पे इस कैबिन को कॉफिन कहा जाता है। हाँ, लेकिन जब आप मरते हैं तब भी आपको एक कॉफिन की मांग नहीं करनी चाहिए। एक अपना कॉफिन बनवाने के लिए एक पेड़ काटने के बजाय क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप उस पेड़ के लिए खाद बन जाएं? तो ये संभावना एक बड़े स्तर पर खोली जाएंगी। आप देखिए कि आप अगले 5-6 सालों में अपने जीवन की योजना बनाइए कि आप एक ऐसी जगह रहें जहां आपका विकास हो सके, जहां आप अच्छे से जी सकें। अच्छे से जीने का मतलब ये नहीं है कि आपका कितना बैंक बैलेंस है, आपने कौन से नई मॉडल की कार खरीदी है। अच्छे से जीने का मतलब है कि आप अच्छे हैं, शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर में आप वास्तव में अच्छे हैं। अगर आप बस यहाँ बैठे हैं तो आप शानदार हैं। ये अच्छे से जीना हुआ। अगर हम इस तरह से अच्छे से जीते हैं तो दुनिया में हम में से हर किसी के लिए जगह है। लेकिन अगर हम अच्छे से जीने की कोशिश करते हैं, उदाहरण के लिए अभी मुझे पता है कि ये नेशनल स्पिरिट है, ये अमेरिकन ड्रीम, ये एक बहुत ही खतरनाक ड्रीम है। क्योंकि लोग यहाँ आए मूल रूप से इस वजह से क्योंकि यहाँ खुलापन था, यहाँ पे ज़मीन थी। लेकिन धीरे धीरे अमेरिकन ड्रीम बहुत विकृत हो गई। क्योंकि चूँकि हम ये सफ़र करने वाले हैं, मैं ये देख रहा था कि इस देश के जो आइकॉन्स थे, जैसे कि एल्विस प्रिस्ले, हर किसी को लगा कि उन्हें एल्विस प्रिस्ले की तरह होना चाहिए। उन्होंने एक पूरी पीढ़ी को प्रेरणा दी किसी चीज़ के लिए, चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन धीरे धीरे ये ड्रीम उनके लिए ये कितनी खतरनाक ड्रीम बन गई। वो कितने बुरी मौत मरे, ये बहुत ही भयंकर थी। तो ये ड्रीम किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। फिलहाल आपने कई दूसरे म्यूजिशियंस को भी देखा है कि जो इसी दिशा में आगे गए हैं और बहुत ही बुरी मौत मरे हैं वो लोग। ऐसा किसी भी इंसान के साथ नहीं होना चाहिए। देखिए, अंततः ये एक ड्रीम है। हमें अपने सपने को इस तरीके से एडजस्ट करना चाहिए, ये मेरे लिए काम करे और आपके लिए भी काम करे। हेलो, मेरी ड्रीम आपके लिए मौत है। ये किस तरह की ड्रीम हुई? कुछ ही दिनों पहले एक डेली मिस्टिक कोस्ट में एक कोट थी जो अलेक्जेंडर ग्रेट के बारे में थी। उसके अभी भी फैंस हैं। क्या आप विश्वास कर सकते हैं? उस जैसे आदमी के दुनिया में अभी भी फैंस हैं। वो लोग प्रतिरोध करने लगे कि अलेक्जेंडर को, सिकंदर महान को ये मूर्ख कैसे कह सकते हैं। इससे ये साबित होता है कि अभी भी मूर्ख जिंदा हैं। मेरा सपना आपके लिए मौत नहीं बनना चाहिए। हेलो, आखिरकार ये मेरा सपना है। मैं अपने सपने को एडजस्ट कर सकता हूं, है ना? शायद मैं अपने शरीर के आकार को एडजस्ट नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम अपने मूर्खतापूर्ण सपने को तो एडजस्ट कर सकता हूं, मैं जैसा चाहूं वैसा। मैंने ये बात कुछ बार कही है, लेकिन मैं आपको फिर से कहता हूं। आपने उस महिला के बारे में सुना है? हेलो, आपने उस महिला के बारे में सुना है? आपको इस सपने में पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि आपको पहले से पता है। एक महिला थी। एक दिन उसे एक सपना आया। उसे क्या आया? एक सपना आया। अपने सपने में उसने एक हट्टे कट्टे आदमी को देखा जो वहां खड़ा था और उसे देख रहा था। फिर वो आदमी उस महिला के करीब करीब और करीब आने लगा।
वो इतना करीब आ गया कि वो महिला उसकी सांस को भी महसूस कर पा रही थी। क्या महसूस कर पा रही थी? सांस। और वो कांप गई, डर से नहीं। और फिर उसने पूछा, तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? महिला, उस आदमी ने कहा, यह आपका सपना है। आप अपने सपने में जो करते हैं वो आपका धंधा है, और आपका धंधा आपके लिए अच्छा होना चाहिए और हर दूसरे जीवन के लिए अच्छा होना चाहिए। तो मैं यहाँ कई बच्चों को देख रहा हूँ जिनको आप पकड़कर यहाँ लेके आए हैं। तुमको सदगुरु की बात सुननी चाहिए, और अगर वो क्विंग क्विंग करते हैं तो आप उनको चिमटी काट रहे हैं, सदगुरु बात कर रहे हैं, चुप रहो। ये सही तरीका नहीं है। आप अपने बच्चों के लिए एक सपना तैयार कीजिए इस तरह से कि ये सपना उनके लिए काम करें और उनके आसपास के हर जीवन के लिए काम करे। हमारे पास इस तरह के सपने होने चाहिए। हेलो, इस तरह का सपना आपके पास होना चाहिए, वरना वो कहीं और चला जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कैलिफोर्निया में अमेरिकन ड्रीम खुल रही है। पिछले 2 या 3 महीनों में बड़े बड़े शहर जल गए हैं, कई सारे गांव जल गए हैं। लोगों को लगा कि अमेरिकन ड्रीम है कि हम बहुत सारी इमारतें बनाएं। इसे देखने के कई तरीके हैं। एक सरल सी चीज़ ये है, अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अभी आप यहाँ टेनेसी में हैं, यहाँ बहुत अच्छी ज़मीन है, इस जंगल को आग लगा दीजिए, चलिए देखते हैं। मैं आपको 5 लीटर पेट्रोल देता हूँ, इस जंगल को आग लगा के देखिए, क्या आप जला सकते हैं? नहीं। वहाँ पे हम मरुस्थल के करीब हैं, यहाँ पे मरुस्थल नहीं है, तो ये सही तुलना नहीं हुई। ये बात ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि वहाँ आग और बारिश के प्राकृतिक चक्र थे। वो क्यों चला गया है? इसका एक महत्वपूर्ण आयाम ये है, मैंने यही चीज़ भारत में भी देखी है, ऐसा ट्यूबवेल्स के कारण हुआ है। मुझे पता नहीं कि कैलिफोर्निया में ट्यूबवेल कितने जाते हैं, कितनी गहराई में जाते हैं। दक्षिण भारत में कई सारे लोग 1200 से 1400 फुट नीचे जा रहे हैं पानी खींचने के लिए। मुझे एक भी पेड़ दिखाइए जिसकी जड़ें 1400 फुट नीचे जाके पानी सोख सकें। आप बस पावरफुल पंप्स लगा के सारा पानी सीख रहे हैं, सब कुछ सूख रहा है, बस किसी तरह जिंदा है। थोड़ी सी भी आग आती है तो सब कुछ जल जाता है और जल के राख बन जाता है। देश के उस हिस्से के जो प्राकृतिक चक्र थे वो ऐसे थे कि 35-40 साल में एक बार आग आती थी, आग लगती थी, वो प्राकृतिक चक्र का एक हिस्सा था। लेकिन इस तरह से नहीं कि एक पूरा इलाका जल के तबाह हो गया। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम धरती से बहुत सारा पानी सोख रहे हैं। पेड़ के अंदर इतना पानी नहीं है कि वो खुद को आग से बचा कर रख सके। अगर पेड़ के अंदर पर्याप्त रस होता तो वो इस तरह से जलता नहीं, है ना? मैं इकोलॉजी को बहुत ज़्यादा सरल बना रहा हूँ, लेकिन मूल रूप से बात यही है, पेड़ पौधों में पर्याप्त जीवन नहीं है, पर्याप्त रस नहीं है, पर्याप्त पानी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हैं। जब हम बहुत ज़्यादा होते हैं तो हमें कम से कम थोड़ा ज़्यादा समझदारी से पेश आना चाहिए कि हम कैसे जी रहे हैं, वरना किसे जीना चाहिए और किसे मरना चाहिए, ये एक सवाल बन जाएगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण सवाल सामने आ जाएगा कि किसे जिंदा रहना चाहिए और किसे मरना चाहिए। दुर्भाग्य से इस तरह के निर्णय हॉस्पिटल में लिए जा रहे हैं कि किसे वेंटिलेटर मिलना चाहिए, किसे नहीं मिलना चाहिए। ये किसी भी इंसान के साथ होने वाली सबसे ज़्यादा त्रासदी भरी घटना है। आपकी माँ बीमार थी, आप उन्हें लेकर अस्पताल गए, उन्होंने आपकी भी चेक की और आपको भी वायरस था, तो उन्होंने आप दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया। ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है। लोग किसी ऐसे व्यक्ति को लेके गए जिसको कोरोना के सिम्टम थे, फिर दोनों को ही टेस्ट करके दोनों को ही भर्ती कर दिया गया। फिर दुर्भाग्य से उन्हें यह तय करना पड़ा कि सिर्फ एक वेंटिलेटर अवेलेबल था और ये किसे मिलना चाहिए। उन्होंने तय किया कि वो वेंटिलेटर आपको दिया जाएगा, आपकी माँ को नहीं। जो बुजुर्ग हैं उन्हें मरने दिया जाए।
इस तरह का निर्णय लेने के बाद आप कैसे अपना जीवन जी सकते हैं, बताइए? या क्या आप चाहते हैं कि अगर आप अपने बेटे या बेटी के साथ जाते हैं तो वो तय करेंगे कि आप मरेंगे, जो जवान व्यक्ति है वो जिएगा? ये निर्णय उचित है, लेकिन ये निर्णय कितना भयंकर है। तो ये हमारे साथ हो रहा है कई स्तरों पर, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम न केवल संवेदनशीलता के बिना जी रहे हैं, हम समझ के बिना जी रहे हैं। तो यहाँ आकर ये मत कहिए कि मेरे कमरे में एयर कंडीशनर लगाओ। नहीं, हम आपके लिए खिड़की खोलेंगे। अगर आप चाहें तो हम ऑटोमेटिक विंडोज़ लगा देंगे। अगर आप बिना जागरूकता के जीना चाहते हैं तो टेम्परेचर सेंसिटिव विंडोज़ लगा दी जाएंगी, जो अपने आप खुलती हैं और बंद होती हैं। और साथ ही टेम्परेचर सेंसिटिव, हम कपड़े भी टेम्परेचर सेंसिटिव बना देंगे। जब ठंड होगी हम आपके ऊपर एक बोरा डाल देंगे। हम इस तरह की व्यवस्थाएं कर सकते हैं। और सबसे बढ़कर ये मशीनें, मैं चाहता हूं कि आप कुछ देर के लिए यहाँ रहें। अभी नहीं, अभी हम आपका स्वागत नहीं कर सकते, लेकिन जब मैं अमेरिका आया तो पहली चीज़ मैंने ये देखी कि हर समय कहीं ना कहीं आवाज़ होती रहती थी। आप चाहे जहाँ भी जाएं, मशीनों की आवाज़ रहती है। जब मैं भारत जाता हूँ, जब मैं कहता हूँ मौन, तो सब कुछ मौन हो जाता है। क्या आपको पता है इसका आपके सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है? आप शायद इस पर ध्यान नहीं देते क्योंकि आप हर समय वहाँ हैं। हर समय कहीं ना कहीं कोई ना कोई मोटर चलती रहती है। अगर और कुछ नहीं तो कम से कम फ्रिज से ही वो आवाज़ आती रहती है। वो अपनी खुद की चीज़ें करता रहता है। कृपया एक शांत जगह पे रहिए, वास्तव में शांत जगह। हम यहाँ उसी का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी जगह जो पूरी तरह से शांत है। आप देखेंगे कि आपके पूरे सिस्टम को बिल्कुल शांत कर देगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, आपके आध्यात्मिक खुशहाली के लिए और आपके मानसिक संतुलन के लिए। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया की कई महत्वपूर्ण संस्थाएं और पूरे देश के डॉक्टर एक घंटे के बाद भारत के एक डॉक्टर के साथ मेरी बातचीत होने वाली है, जो कि मानसिक महामारी के बारे में है। दुनिया में एक आत्महत्या की महामारी भी पैदा हो रही है। मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपने अंदर जिस तरह के स्पंदन हर दिन अपने अंदर ले रहे हैं, उसका आपके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। बस यहाँ आइए, यहाँ रहिए, 1 महीने के लिए बिल्कुल शांति में रहिए और आप देखेंगे कि आपके अंदर सब कुछ शांत हो जाता है, क्योंकि कोई बाहरी आवाज़ लगातार आपको परेशान नहीं कर रही। और साथ ही दूसरी चीज़ें भी हैं जिसके प्रति आप संवेदनशील भी नहीं हैं, जिन चीज़ों को भी हम बच नहीं सकते, वाईफाई वगैरह, ये सारी चीज़ें चल रहे हैं। जिन चीज़ों को हम अवॉइड नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें रहने दीजिए, लेकिन जिन चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं तो उन्हें बंद हो जाना चाहिए। अभी तक आपने अपना जीवन किस तरह से जिया है वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कम से कम अब से वायरस एक महान शिक्षक आ गए हैं। आपने मुझे काफ़ी दिनों तक अनदेखा कर लिया, लेकिन अब वो एक छड़ी लेके आपको सबक सिखा रहे हैं। मैंने गाजर के साथ आपको सिखाने की कोशिश की, लेकिन आप कोई खरगोश तो थे नहीं, आपको बात समझ नहीं आई, तो वो छड़ी के साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। आइए इसे संभव बनाएं। हमने जब मैं यहाँ आया तो मैंने एक पेंटिंग करना शुरू की थी। जब मैं पिछली बार आया था करीब 1 साल पहले, मैंने ये पेंटिंग शुरू की और इसे अधूरा ही छोड़ दिया, क्योंकि जब मैं आता हूँ तो मैं यहाँ सिर्फ 1 या 2 दिनों के लिए होता हूँ, फिर पूरे देश में ट्रैवल करने लगता हूँ। तो वायरस को शुक्रिया कि कल मैंने अपनी पेंटिंग पूरी कर ली, तो मैंने सोचा अब मैं थोड़ी आपको यातना दूंगा। आपको पता है, भारत में जो मैंने पेंटिंग्स की थी, मेरे ख्याल से उसकी वजह से करीब $1.5 मिलियन से ज़्यादा कोविड रिलीफ के लिए दान इकट्ठा हुआ है सिर्फ 2 पेंटिंग से। तो ये रही पेंटिंग। ये महाकाल का एक अभिव्यक्ति है। Just one question.
बस एक और सवाल, फिर हम बंद करेंगे। क्या सवाल है? ये सवाल चेन्नई से प्रशांत ने पूछा है। नमस्कारम सद्गुरु। हमारी संस्कृति में कई भक्तों ने शिव को अपने पति के रूप में देखा है, जैसे काराकाइल अम्माल, अक्का महादेवी और पुण्याक्षी, लेकिन कभी किसी पुरुष भक्त ने किसी देवी को उस आयाम में नहीं देखा है। पुरुष भक्तियों ने देवियों को उस दृष्टिकोण से क्यों नहीं देखा? क्या उस तरह देखना सही है या गलत है? अगर आप भैरवी से शादी करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। इसी वजह से हमने देवियों को इतना उग्र बनाया, इतना उग्र कि आप सिर्फ सिर ही झुका सकते हैं। मुझे पता है कि कार्यक्रम के अंत में अगर मैं इस बारे में बात करूंगा तो बहुत उलझन पैदा होगी, तो चलिए मैं थोड़ी सी उलझन बोता हूं और किसी और दिन हम इसे स्पष्ट करेंगे। पुरुषत्व और स्त्रीत्व के बीच में, मैं पुरुष और स्त्री की बात नहीं कर रहा हूं, पुरुष गुण और स्त्री गुण के बीच में भावनाएं जो स्त्री गुण से उभर कर सामने आती हैं वो हमेशा समर्पण के रूप में होती हैं। वो भावनाएं जो उस आयाम से उभर कर आती हैं जिसे हम पुरुष गुण कहते हैं, आपका पुरुष या महिला होना उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। वो भावनाएं जो पुरुष गुण की भावनाओं से उभरती हैं वो हमेशा हासिल करने की होती है। तो ईश्वरत्व को इस रूप से हासिल करने की कोशिश करना बस समय की बर्बादी होगा, इसे एक समर्पण के रूप में ही आना होगा। इसी कारण महिलाओं ने एक पूरी संस्कृति पैदा की। वो महिलाएं जो वास्तव में स्त्री थीं, सारी महिलाएं बहुत ज़्यादा वास्तव में स्त्री नहीं होती। आज की दुनिया में कई सारी महिलाएं एक पुरुष की तरह बनने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि इस दुनिया का ढांचा पुरुष गुण पर आधारित है। ऐसी बहुत कम जगहें बची हैं जहां स्त्री गुण पूरी तरह से खुद को अभिव्यक्त कर सके। ये बहुत सीमित है, मॉडर्न सोसाइटीज़ में ये बहुत सीमित है। बाकी सब पुरुष अभिव्यक्ति है। मैं तो ये कहूँगा, मुझे लगता है कि करीब 85% दुनिया पुरुष गुण पर है। केवल 10% या 15% दुनिया ही स्त्री गुण वाली है और उसमें भी उनको शर्म आती है। तो स्त्री गुण, उसे विकसित करना होगा, दुनिया में उसे विकसित किया जाने की ज़रूरत है। अगर आप अपने आसपास के जीवन के लिए एक संतुलित मैदान बनाना चाहते हैं तो एक पुरुष प्रधान ऊर्जा को वो अगर एक ऐसी दिव्य शक्ति तक जाने की कोशिश करते हैं जो स्त्री रूप में है, तो ये काम नहीं करेगा। लेकिन एक महिला जब एक पुरुष की ओर देखती है, एक पुरुष प्रधान ईश्वर शक्ति की ओर देखती है, तो वो खुद को समर्पित कर सकती है। तो ये काम करता है, क्योंकि इसका उद्देश्य है खुद को समर्पित करना, कोई जीत हासिल करना नहीं।